Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 24 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों क्योंकि आज संडे है तो इसमें आपके पास कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है, बट जो हैं वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखिए सबसे पहले पेज पर एक न्यूज़ दे रखी है, कर्फ्यू इंटरनेट कर्ब्स आ बेटर पिल टू सेव कश्मीर लाइव्स शाह। अभी क्या बोलता है जानते हो आर्टिकल? इस आर्टिकल का हमारे एग्जाम से कोई रिलेवेंस नहीं है, बस ये कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए आपकी जीके के लिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने अभी कश्मीर के अंदर विजिट करते हुए यहाँ पर क्या किया, एक फैमिली से मिले जिनके फैमिली के जो मेंबर थे वो इंस्पेक्टर थे और उनकी जो डेथ है वो कश्मीर वैली के अंदर हो गई थी। जैसे जब ड्यूटी कर रहे होते तो ऑन द ड्यूटी वहाँ पर फायरिंग वगैरह होती है तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर अमित शाह के द्वारा ये बोला गया है कि जिस तरह से हमने अभी अगस्त 2020 के अंदर जो धारा 370 लगाई है, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर बहुत डिसबैलेंस देखने के लिए मिले हैं। अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जब डिसबैलेंस होते हैं, जब दंगे वगैरह देखे जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ का इंटरनेट और जो कर्फ्यू है इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर लगा दी जाती हैं। तो अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि जैसे हमें लगा कि कश्मीर वासियों के लिए कर्फ्यू करना ज़रूरी है, इंटरनेट को शट डाउन करना ज़रूरी है, दैट्स वाई हमने ये स्टेप्स उठाए, वरना हम कभी नहीं चाहते कि वहाँ पर इंटरनेट या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन आए। बट क्योंकि सडनली इतना बड़ा लॉ में चेंज हुआ तो इसके चलते हो सकता था कि वहाँ की पब्लिक भड़क जाती, जिसके चलते हमें कर्फ्यू और इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा। और ये भी कहा इन्होंने कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी टेररिज्म और डेवलपमेंट एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। अगर टेररिज्म बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कम होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो टेररिज्म कम होगा। तो इसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये सारी बातें इन्होंने जो है अपनी चिंता व्यक्त करते हुए फैमिली की तरफ इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और ये कहा कि आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर जो ये सिविलियंस की डेथ वगैरह की जा रही है, इन पर हम रोकथाम बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसके राइट हैंड साइड पर न्यूज़ आ रही है, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज इन इंडिया। अब ये बात क्या बोल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं अभी इंडिया ने अभी रिसेंटली 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको कंप्लीट किया है, यानी 100 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो है अपने पास क्या मिल गया है, वैक्सीनेशन मिल गया है। लेकिन 100 करोड़ लोगों को डबल डोज नहीं मिला, मतलब टोटल मिला के 100 करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट और डबल भी इंक्लूड है, किसमें कुछ केसेस में तो सिर्फ फर्स्ट ही इंक्लूड है। अब बात ये बोली जा रही है, आप इस ग्राफ के अंदर देखिए, ये आपको चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए, ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका का दे रखा है। इसके अंदर ये जितनी बड़ी लाइन आप देख पा रहे हो ना, जितनी लंबी लाइन है, जो ग्रीन कलर है ये दिखाता है फर्स्ट डोज को और ब्लू कलर दिखाता है सेकंड डोज को। तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो फर्स्ट डोज है वो अराउंड 22 पर डिनोट हो रही है और जो सेकंड डोज है वो 52 पर डिनोट हो रही है। इसका मतलब अभी आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो गैप निकल के आ रहा है वो इंडिया में निकल के आ रहा है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन के जो डोज है उसमें एक भारी अंतर देखा जा रहा है, जो कि बहुत खराब चीज़ है। हमेशा फर्स्ट और सेकंड डोज लगभग इक्वल होनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ पर डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस देखा जा रहा है, जहाँ पर लोग क्या करें, सिर्फ फर्स्ट वैक्सीन लगा के ही सेकंड तक वो वेट नहीं करे या सेकंड लगवा ही नहीं रहे। तो इस बात को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की और ये कहा गया इस टाइप के जो गैप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन को फिल करने में जो है कारगर साबित होंगे। तो इस तरह के गैप जो है वो यहाँ पर होने नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह से जो हमारा एक्सपोर्ट चावलों का होता है उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे फ्रांस के थ्रू कि हमने जो चावल किया है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू वहाँ पर भेजा है, यानी अलग टाइप के जीन्स वगैरह बना के उसको भेजा गया है। अब यहाँ पर एक आरोप और लगाया है कि हमारा एक रूम स्प्रे है, वो रूम स्प्रे जो है वो वॉलमार्ट के शोरूम जो यूएस के अंदर है वहाँ से निकाल दिया गया। यूएस का जो शोरूम है वहाँ पे वॉलमार्ट, जैसे हमारे यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट टाइप के अलग अलग मार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट के अंदर क्या था कि इंडिया से जो यूएसए इंपोर्ट करता है इंडिया से जो हमारे रूम स्प्रे होते हैं, तो ये देखा कि रूम स्प्रे का यूज़ करने के बाद वहाँ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ पर एक बीमारी पाई गई, उसका नाम है मिलोइडोसिस। तो इस टाइप की बीमारी वहाँ पर देखने के लिए मिली है, जिसका कॉज जो पता लगा है वो ये कि जो रूम स्प्रे जो इंडिया से मंगाया जा रहा है इससे ये चीज़ें हो रही है। देखो अभी हम चावल वाले को झेल नहीं पाए और तुरंत अब दूसरा झटका में लग गया कि कहीं ना कहीं रूम स्प्रे को लेकर बात बोली जा रही है कि इंडिया से जो रूम स्प्रे आ रहा है और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट है उस पर नज़र लग गई है। अब लोग इसको कम करने की कोशिश करें, लोग मतलब कंट्रीज जो है इसको कम करने की कोशिश करिए और अलग अलग टाइप की जो दलीलें हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। अभी इस पर भारत सरकार ने अभी अपना काउंटर करते हुए अपना आंसर नहीं दिया, हो सकता है कल परसों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काउंटर करते हुए इसका आंसर दिया भी जाए। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है, बायोडिकम्पोजर अ बेटर सोल्यूशन से फार्मर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने पराली को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इस बार इनिशिएट किया, क्योंकि उससे ना पॉल्यूशन लेवल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, किसानों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो इस बार हमने बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। चलो मैं इसके आर्टिकल पर पूरे जो मैंने नोट्स बनाए वो आपसे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली, ये हमारी जीएस पेपर नंबर 2 इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 में एक टॉपिक आता है कि वाई स्टबल बर्निंग, की पराली को जलाया क्यों जाता है। तो पहली बात तो ये देखो, जो स्टबल यानी जिसको हम पराली बोलते हैं, इसको जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, जो खरीफ की फसल होती है, जब हम उसकी कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद कुछ आर्टिकल ऐसे रह जाते हैं जिनको फेंकना पड़ता है। फेंकने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में हम उसको कहीं डंप नहीं कर सकते, तो ऐसे में किसान भाई लोग क्या करते हैं, अपने किसानों में आग लगा के उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और इसका जो अगली रबी की फसल होती है उसको बोना शुरू करते हैं। तो खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें पराली को यहाँ पर जलाया जाता है। अब जब ये पराली जलाया तो ज़्यादातर ये देखा कि जो हरियाणा पंजाब के इलाके, इनमें सबसे ज़्यादा जो पराली है वो जलाई जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि जो दिल्ली और जो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर पॉल्यूशन लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि अगर इस तरह से पराली जलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएंगी, चाहे वो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो। अब बात ये उठती है कि इससे जो पराली क्यों जलाई जाती है, आखिर जो किसान भाई है वो पराली को जलाना ही सही सोल्यूशन क्यों समझते हैं। बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिनसे हम पराली को बिना जलाए उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इस टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पर फार्मर्स को नहीं दी गई है। लेकिन इस बात को चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ पर यह बोला गया कि अगर ऐसी पराली जलाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और कई टाइप की जो गैसेस हैं, जैसे आपका मीथेन गैस है जिसको CH4 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी जो मात्रा है, एक जो गैस चैम्बर है वो धरती पर बनना शुरू हो जाएगा। इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, ओजोन की डिप्लीशन होने से कई तरीके से यहाँ पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पराली को जलाते हैं तो जिस खेत पर जलाते हैं उस खेत की जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है ना, वो नमी चली जाती है, जो उसकी कहते हैं ना कि मॉइस्चर जो होता है वो चला जाता है और इससे कहीं ना कहीं जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पराली है उसको नहीं जलाना चाहिए। अब नहीं जलाना चाहिए इसके लिए क्या हुआ कि पूसा जो हमारे पूसा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला। इन्होंने कहा बिना पराली को जलाए भी हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया है, जो पूसा डिकम्पोजर बनाया है। ये पूसा डिकम्पोजर क्या होता है, ये एक टाइप का कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल से क्या होता है, एक सोल्यूशन बनाया जाता है। ये एक कैप्सूल जो है, आप क्या करो, पानी में डाल दो और इसके बाद क्या करो, उसमें जो थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आपका ज्वार हो गया, थोड़ा सा आप उसमें आटा वगैरह डाल के एक मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि 4 कैप्सूल से आप अराउंड 1 हेक्टेयर लैंड पर उसकी 1 हेक्टेयर लैंड पर उसकी छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, तो 4 कैप्सूल से 25 लीटर का जो लिक्विड है वो बन जाएगा और उस 25 लीटर के लिक्विड को छिड़काव के तरीके से क्या करो, प्लांट में, अपने खेत में, एक हेक्टेयर के खेत में आप उसको छिड़काव कर दो। जिससे क्या होगा कि 20 दिनों के अंदर आपका जो पराली है वो अपने आप क्या होने लगेगा, जैसे होता नहीं कि आप जैसे आइसक्रीम लेते हो वो मेल्ट हो जाती है, इसी तरह से वो जो है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और आपको उसको जलाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बेनिफिट क्या है कि इससे जब आप डिकम्पोज करोगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जो डिकम्पोज बन के निकलेगा ना वो सॉइल की फर्टिलिटी को और बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात की आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को तो बढ़ाएगा और जो एनवायरमेंट जो हमारा कॉज हो रहा था पॉल्यूशन से, वो कॉज भी यहाँ पर बचा दे रहेगा। और ये बहुत चीपर तरीका है, मतलब इसमें कोई आपको ज़्यादा महंगा कैप्सूल भी नहीं आता है, नॉर्मल आपको किसानों को प्रोवाइड करा दिया जाता है और सबसे बड़ी बात की सब्सिडाइज रेट पर आपको दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को इनिशिएट मिलता है और जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ है उस पर इनिशिएट होता है। ग्रीन एनवायरनमेंट को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इंकरेज करते हुए नजर आते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली और बायो डिकम्पोजर से जो फार्मर्स है वो काफ़ी जो है इससे खुश हैं और कहते हैं कि हाँ, जलाने से बेहतर है कि इसको डिकम्पोज यहाँ पर कर दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलें तो इस वाले पेज पर कुछ ऐसा नहीं है, सारा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, इधर भी कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा लोकल लेवल की न्यूज़ है इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। और यहाँ भी जो है ये सारे पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इसको भी हम कवर करते हुए नहीं चलेंगे। इसके बाद अपने मेन चीज़ पर आता है। मेन चीज़ ये है कि अभी क्या है, जैसे कि मेन चीज़ तो नहीं कहेंगे बट ये कि जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है अपने पास, ठीक है, T20 के मैचेस वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर हैदराबाद के अंदर डिस्प्ले के लिए एक सबसे बड़ा बैट यहाँ पर बनाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि किस तरह से हम स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर कितने आगे निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ ये आ रही है कि जैसे आप जानते हैं केरला के अंदर जो फ्लड है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही है, क्योंकि मानसून जो है वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरनमेंट को किस तरह से हम अफेक्ट करें, तो इससे कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, जिसके चलते बारिश जो है वो ज़्यादा होने लगी और वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। ऊपर से केरला अपने आप में थोड़ा कोस्टल इलाका भी पड़ जाता है, जिसके चलते वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन आमतौर पर आ ही जाती है। बट जब हैवी रेनफॉल होती है तो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर बात बोली गई। इसके बाद यहाँ पर आगे चले तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद लखीमपुर केस के बारे में बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि लखीमपुर में जो
होम मिनिस्टर के बेटे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस आरोप पर किया गया कि उन्होंने जो है किसानों के ऊपर यहाँ पर कार चढ़ाई है। तो इसके अंदर अभी 3 और लोग जो है वो जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया। अभी उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने यहाँ पर बात की। दोस्तों इस आर्टिकल से हमें समझना ये चाहिए कि किस तरह से जो किसानों लोगों की जो बातें हैं, जो उनका प्रोटेस्ट है, उसका किस तरह से सरकार यहाँ पर जवाब दे रही है और इसके लिए कौन जवाबदेही होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, अभी तक इसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिलहाल ऐसी और कोई न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर एक बात बोली रही, हिमालयाज वुमेन फार्मर एक्सपेंड देयर होरिजन विदाउट हर्टिंग नेचर। यहाँ पर बात चली कि यहाँ से ना हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर आप जिन जगहों पर पहले पुरुष यानी मेल मेंबर्स काम करते थे, अब उन जगहों पर फीमेल मेंबर्स भी काम कर सकते हैं और वो भी इकॉनमी के अंदर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो। और अच्छी बात है, जो वुमेन्स अपना काम करना चाहती हैं तो वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं से इकॉनमी और अपने घर को चलाना उनके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इस बात के लिए एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल निकल कर आ रहा है, वो है हिमालय की वुमेन्स का। अब हिमालय सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस, हिमाचल नॉट हिमालय। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हुआ, कई सारी जो फार्मर्स घरों से रहती हैं, तो उनके अंदर जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया, अपने पास अपने जो नेचुरल तरीके से इन्होंने अपनी फार्मिंग करना शुरू किया। और जैसे हींग वगैरह होती है ना, इस चीज़ का इन्होंने प्रोडक्शन किया। और हींग जानते हो कितनी, आई थिंक 100 ग्राम जो है वो आई थिंक 60-70 रुपये की मिलती है, पता नहीं 100 रुपये की मिलती है, ऐसे करके मिलती है। तो उसका इन्होंने प्रोडक्शन किया। तो कहीं ना कहीं ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रही जिससे नेचर को कोई दिक्कत हो, यहाँ पर नेचर को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और अपने लाइवलीहुड को रन करने के लिए वुमेन जो है वो आगे बढ़कर नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले ये कहा करते थे कि जो फार्मिंग है वो सिर्फ एक मेल मेंबर ही कर सकता है बिकॉज उसमें फिजिकली काम ज़्यादा करना पड़ता है, इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए इन लोगों ने एक तरह से एक मिसाल कायम कर दी है कि फार्मिंग चाहे तो वुमेन भी कर सकती है, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड बी अ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला, जो कि बहुत ही अच्छी एक बात है। यहाँ पर एक मोदी ने मीटिंग की कोविड-19 वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर से, और उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए बोला कि जिस तरह से कोविड-19 में 100 करोड़ की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को है। क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ना की होती तो हम 100 करोड़ का जो आंकड़ा आज की डेट में है वैक्सीनेशन का, वो क्रॉस नहीं कर पाते। और इसको लेकर पूरी बातचीत की गई न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पर सारी बात हुई। और ये कल की डेट में मीटिंग हुई नहीं, सैटरडे को मीटिंग हुई। और इस मीटिंग को करने से देखो फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जितने भी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इनकरेज होते हैं, तो उनको लगता है कि जब उनको इतनी अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है तो वो देश के लिए और भी अच्छे तरीके से काम करे। तो सोशल रिकॉग्निशन का भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है आगे के कामों को अच्छे तरीके से करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात चल रही है पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक फॉर 4th डे। अब आप जानते हैं हर दिन एवरी डे कहीं ना कहीं आपको पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि सैटरडे से लेकर संडे तक में 35 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिली है पर लीटर के हिसाब से। आप कहोगे सर 35 पैसे इज़ नॉट अ बिग डील, बट आप याद रखना जिस तरह से पेट्रोल रेट हर टाइम बढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से ये एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा और आप कहोगे कि एक साल के अंदर पेट्रोल जो है वो काफ़ी 25 से 35 रुपये महंगा हो गया। तब आपको पता चले कि हाँ पेट्रोल वाकई में जो हर दिन महंगा होता था उसका इम्पैक्ट इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिला है। चलो आज मैं आपको पेट्रोल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराता हूँ, आपको जान के बहुत मजा आएगा उसको, कि जिस तरह से जो पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। पहली बात तो ये जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट, जिसका टॉपिक है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर बात क्या चली, बात ये चल रही है कि ग्लोबल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं 2018 से। 2018 से पहले क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते तो थे लेकिन इतनी जल्दी नहीं बढ़ते थे, बहुत ग्रेजुअली ये कह लो धीरे धीरे करके बढ़ाए जाते थे, लेकिन सडनली यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ते हुए ये नज़र आ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं तो वो बैरल्स के हिसाब से होता है, वो कभी लीटर के हिसाब से नहीं होता कि हमें 1000 लीटर दे दो 2000 लीटर दे दो, वो बैरल के हिसाब से होता है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर पेट्रोल आता है अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, वैसे 158 पॉइंट कुछ आता है बट मैंने उसको राउंड ऑफ करके 159 लीटर बोल दिया। तो एक बैरल के अंदर जो है वो 159 लीटर का पेट्रोल जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। एक बैरल की जो कीमत है वो है यूएस डॉलर में 85 यूएस डॉलर का है। लेकिन सर ये 2018 की प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ हमारे यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी तब ये पेट्रोल के प्राइस और ज़्यादा कम हो गए थे, क्योंकि कोविड-19 में क्या था ना कि लोग बाहर ज़्यादा निकल नहीं रहे थे तो इसकी पेट्रोल की डिमांड कम हो गई थी। ऐसे में क्या हुआ, प्राइस को यहाँ पर ड्रॉप करवाया गया। अब हम ऑयल की प्राइसिंग की बात करें तो हम जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, यानी इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाते हैं, वो किन किन कंट्रियों से मंगाते
मंगाते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक हमारा ओपेक ग्रुप है और एक है यूएसए। हम इन दो कंट्रियों से क्या लेते हैं, माल को खरीदते हैं। कौन सा माल? पेट्रोल, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, नॉट पेट्रोल, इट्स कॉल्ड बी क्रूड ऑयल। सर क्रूड ऑयल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है? देखो पेट्रोल जो होता है वो रिफाइन करके बनाया जाता है, किसको? क्रूड ऑयल को। तो कह सकते हो क्रूड ऑयल इज जस्ट लाइक अ कच्चा तेल एंड पेट्रोल इज अ प्रीमियम तेल जो कि फिनिश गुड्स की तरह से बना के निकाला है। तो हम कभी भी किसी भी कंट्री से पेट्रोल बाय नहीं करते हैं, हम क्रूड ऑयल बाय करते हैं। उसके बाद हम अपने तरीके से उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं या फिर उसका डीजल या केरोसिन ऑयल करके उसको बनाते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया वाले कहाँ कहाँ से पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, तो वो है आपकी ऑयल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को हम ओपेक बोलते हैं। ओपेक क्या है? बड़ी बड़ी कंट्रीज का एक ग्रुप है। वैसे बड़ी बड़ी वो कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। तो क्या था कि पहले ये बोला गया कि अगर मान लो 11 देश हैं, उन 11 देश के अंदर मान लो पेट्रोल पाया जाता है, तो 11 के अलग अलग रेट होंगे। तो आपस में कंपटीशन करने से बेहतर है कि हम सब लोग मिल जाते हैं और मार्केट में मोनोपोली पावर क्रिएट करते हैं। इस बात को इंश्योर करते हुए इन्होंने क्या किया, सारी की सारी पेट्रोलियम कंट्रियों ने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सारी जितने सऊदी अरेबिया के जितने भी स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कवर होती है, जो कि अराउंड मोस्ट ऑफ द डिमांड यही अपने पास कवर करती है। तो हाल फिलहाल में भी ओपेक के अंदर 13 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन और आपका जीनिया और रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंग्लो और वेनेजुएला। ये 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपस में ग्रुप बना के क्या करती है, पेट्रोल का एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया जो है, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक ने भी पिछले कुछ सालों के अंदर जो प्राइस है उनके अंदर हाइक करते हुए यहाँ पर नज़र आया, जिसके चलते ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है, डिमांड सप्लाई का पैटर्न यहाँ पर बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, ओपेक के अलावा भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या करती है, अपने पास पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। और वो कौन सी? जैसे यूएस की कंपनी है, तो यूएस क्या करती है, यूएस और रशिया जो है ये क्या करती है, अपने पास पेट्रोल का सप्लाई करती है, क्योंकि इनके यहाँ भी पेट्रोल जो है एक्सिस मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है ब्रेंट ऑयल और एक होता है WTI। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है कि जब हम नॉर्थ सी से जो तेल मंगाते हैं, आइसलैंड जैसे नॉर्वे वगैरह हो गया, तो इनको बोलते हैं ब्रेंट ऑयल। ये थोड़ा ना गाढ़ा होता है, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये महंगा भी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट WTI की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो यूएस से जो हम ऑयल मंगाते हैं क्रूड ऑयल, वो थोड़ा सा लाइट होता है वेट के अंदर, थिकनेस उसकी थोड़ी कम होती है, वो होता है WTI, ठीक है। इसी हिसाब से इसकी जो प्राइसेस है वो यहाँ पर रखी जाती है। अब ये कहता है इंटरनेशनल लेवल पे जो बेंचमार्क है, अगर हम WTI की बेंचमार्क की बात करें वो यूएस पर डिपेंड करती है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में किसकी बात करें, हम बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो ये जो है वो सऊदी अरब की जो करेंसीज है उन पर बेस्ड होती है। तो कुल मिला के हमें इससे ये जानने को मिला कि किस तरह से जो हमारे पर जो ऑयल के प्राइसेस है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या हो गया जी? एक मिनट दोस्तों, कुछ दिक्कत आ गई फ़ोन में। वेट वेट दोस्तों, अब इस टाइम मैं वीडियो को रोक भी नहीं सकता। हाँ चलिए। तो अब ये बात ये बोली जा रही है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, इनके अंदर चौथी बार, साल में चौथी बार ऐसा हुआ कि प्राइस में हाइक देखने के लिए मिला। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। और अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर तो पेट्रोल अभी मैंने परसों ही भरवाया था 105 रुपये के हिसाब से, और जब कल भरवाने गया तो पता चला 107 रुपये का पेट्रोल हो गया। तो इतना ज़्यादा जो प्राइस है वो हाइक होता हो जा रहा है। ऐसा लगता है कि पेट्रोल किसी 500 रुपये लीटर ना बिकने लगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है टाइज विद बांग्लादेश आर रोल मॉडल। अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो बांग्लादेश और इंडिया का अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो हमारी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ। हम यहाँ रिलेशनशिप में किसकी बात करें, ट्रेड रिलेशनशिप के, कि व्यापार को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो कई चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है किसको, बांग्लादेश को। बट अगर अभी रिसेंटली हम बात करें जो बांग्लादेश के अंदर जैसे दुर्गा पूजा वगैरह हुई थी, इसके अंदर जिस तरह से माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं उन पर जिस टाइप के हमले हुए, अभी हमने इस आर्टिकल में इसको कवर नहीं किया है। ये जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन सिंगला सर, तो इन्होंने अभी उस बात को यहाँ पर नेगलेक्ट करते हुए बस इतना बोला है कि जो बांग्लादेश है उससे फ्यूचर के अंदर हमारा व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो नो डाउट कि बांग्लादेश के साथ हम कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने डेवलप कर चुके हैं, और खूब सारा हम उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ पर व्यापार करते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलें तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल लेवल की न्यूज़ है जो कि लोकल होती है, ठीक है, तो हम इनको कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है राइजिंग ट्रेड टेंशन पॉइंट टू इंडिया चाइना। अब जैसे आप जानते हैं कि चाइना में हम पिछले कुछ टाइम से हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं
वो जो है ख़राब होते जा रहे हैं। ख़राब कैसे होते जा रहे हैं कि आपने देखा वो LAC वाला इलाका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे जो इलाके हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि पेट्रोलिंग इस तरीके से की जा रही है कि चाइना के लोग भी मारे जाते हैं और इंडिया के जो सिविलियंस हैं वो भी मारे जाते हैं। इस बात को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन जब हम इस चीज़ को देखते हैं ट्रेड के नज़रिए से तो कहानी कुछ उल्टी नज़र आती है। अगर हम मारपीट की बात करें, वॉर की बात करें, तो नो डाउट इंडिया चाइना जो है वो बहुत कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो ट्रेड की बात में तो इतने प्यारी दोस्ती हो जाती है इन दोनों के अंदर कि यहाँ पर देखा है कि इंडिया ने अभी तक इंपोर्ट के मामले में अराउंड $100 बिलियन का इंपोर्ट किया। ये पहली बार हो गया इंडिया की हिस्ट्री के अंदर या चाइना की हिस्ट्री के अंदर कि इंडिया ने इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया है। मतलब अगर हम इंपोर्ट में देखें तो कहीं ना कहीं हम चाइना पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड है। और याद रखना दोस्तों, ये डिपेंडेंसी इतनी जल्दी कम नहीं हो सकती जितना आप सोच रहे हो। नो डाउट हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को इनिशिएट करने के लिए बहुत सारे मेहनत किया है, बट स्टिल अभी भी हमें कई जगहों पर दिक्कत है जो कि हम चाइना से ही उस चीज़ को मंगवा सकते हैं और चाइना की कॉम्पिटेंसी उसमें ज़्यादा है। आपको याद करने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भले ही ख़राब हुए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हुए यहाँ पर देखे गए, जिसके चलते बात ये की जा रही है कि भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं जो चाइना है वो हमारी डोमिनेंसी दिखाते हुए नजर आ रहा है चीज़ों को लेकर। ठीक है, और इस डोमिनेंसी को हमें दूर करना अपने किस अभियान से? आत्मनिर्भर भारत अभियान से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वगैरह की बात की गई जो मुझे लग नहीं रहा कि अभी हमारे लिए कोई खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो इंडिया के वेदर के बारे में बात की जा रही है। अब मैं वेदर को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करूँगा बिकॉज अभी COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 है उसकी मीटिंग 31 अक्टूबर से लेकर 11 से 12 नवंबर तक चलेगी। हम इन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये मॉडिफाइड राइस की बात करिए जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ पिछली बार में, तो चलिए। और यहाँ पर एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है बिजनेस सेक्शन से कि जो ICICI बैंक है इसका जो Q2 है, Q2 मतलब होता है जैसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो Q2 है उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। याद रखना जितना ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी उतना ही रिवाइवल मोड पर और अच्छे ग्रोथ के मोड पर यहाँ पर जाती रहेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये बोला गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE लाइकली टू बी मार्च सेज नेगोशिएटर। अभी क्या हुआ, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाले जो टैक्सेस होता है वो दोनों ही कंट्री अपनी रिवोक कर लेती है अपनी मेंबर स्टेट के साथ, और कहती है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं या मेंबर कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी उस पर नहीं लगाएंगे और माल हमारा फ्रीली तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अभी अभी तक हमारे पास UAE जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उनके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि UAE के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक हमने ग्रुप बनाया था, आपको याद है ना, क्वाड ग्रुप, फिर एक और बनाया गया था ऑगस्ट ग्रुप। इसी तरह एक और 4 ग्रुप बनाए जा रहे हैं जिसमें UAE भी शामिल हो रहा है। अब जब से वो शामिल हो रहे हैं तब से इंडिया के और UAE की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर क्या किया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा। अभी सैटरडे को यहाँ पर बातचीत की गई और ये कहा गया है कि मार्च 2022 के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अपने सिग्नेचर करेंगे और UAE से जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उस पर कोई भी टैक्सेस यहाँ पर लगाए नहीं जाएंगे। ठीक है, अराउंड $30 बिलियन का हम एक्सपोर्ट जो है वो देखते हैं कि वहाँ से हम अपने पास करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होगा, जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो फ्लो है या गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये सारे आपके स्पोर्ट्स सेक्शंस आ गए। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना रखते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना ही मैं पढ़ाता हूँ। ज़्यादा मुझे वीडियो लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं, ताकि आपका भी टाइम कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल जाए। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट, जय हिंद।